जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चे, अभी तक डिस्कशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने जो डायरेक्ट मेथड्स थे वो किए हैं। उनमें जो मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन है उस मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन से रिलेटेड डिस्कशन की कि मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन क्या है, कि हम उसमें जो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनता है उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के हम फैक्टर्स को यूज़ करते हैं और उन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। उस फैक्टर्स को यूज़ करते हुए हमारे पास जो सिस्टम है वो पैरेलल सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। उस पैरेलल सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम उसको फिर सॉल्व कर लेते हैं। उसमें हमने 3 मेथड जो थे वो किए थे, डॉलिटॉल्स मेथड, क्राउड्स मेथड एंड चेलेस्की मेथड। अभी उससे नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन है वो आइटरेटिव मेथड से रिलेटेड होगी। आइटरेटिव मेथड्स का जो हमारे पास मेन एडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास कोई भी लैंग्वेज है, हम उसमें आइटरेटिव मेथड्स को इजीली रीड करवा सकते हैं। वो उसमें हम फर्ज करो मैटलैब है, आप यूज़ कर रहे हो तो मैटलैब में आप इन आइटरेटिव मेथड्स को इजीली रीड करवा सकते हो। उनके अकॉर्डिंगली हम फिर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जबकि जो डायरेक्ट मेथड है उनको लैंग्वेज को रीड करवाना वो इतना इजी वे नहीं है। तो हम जो आइटरेटिव मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हुए उनको किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने पहले भी जो अलजेब्राइक इक्वेशंस हैं, अलजेब्राइक इक्वेशंस में हमने जो आइटरेटिव मेथड्स थे कुछ वो किए कि भाई आइटरेटिव मेथड क्या है कि एक आइटरेटिव फार्मूला डिफाइन कर लेते हैं। उस आइटरेटिव फार्मूला में हम कोई एक इनिशियल वैल्यू लेके और आइट्रेशंस फाइंड करनी स्टार्ट कर देते हैं और उन अप्रॉक्सीमेशंस को, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हुए उस आइटरेटिव एल्गोरिदम को स्टार्ट करते हैं और फिर आइट्रेशंस फाइंड करते जाते हैं अनटिल वी गेट आवर डिजायर्ड एक्यूरेसी। जितनी एक्यूरेसी डिज़ायर की हुई है वो जब तक हम ऑब्टेन नहीं कर लेते तब तक उस प्रोसेस को, उस आइटरेटिव एल्गोरिदम को रिपीट करते जाते हैं। यहाँ पे भी जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है इसमें भी हम एक आइटरेटिव फार्मूला जो है वो डिफाइन करेंगे। उस आइटरेटिव फार्मूला के अकॉर्डिंगली हम जो एक इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन देंगे, उस इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज़ करते हुए उस सिस्टम को, उस एल्गोरिदम को हम रिपीट उसमें अप्रॉक्सीमेशंस फाइंड करनी शुरू करेंगे और उसको रिपीट करते जाएंगे उस स्टेज तक जहाँ तक हम से जो एक्यूरेसी डिज़ायर की है, जब तक हम वो ऑब्टेन नहीं कर लेते तब तक उस आइटरेटिव एल्गोरिदम को हम रिपीट करते जाएंगे। लेकिन इस जैसे हमने अलजेब्राइक इक्वेशंस में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए आइटरेटिव एल्गोरिदम्स किए और वहाँ पे भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि भाई हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करें। वी मे और मे नॉट बी कन्वर्ज टू आवर सॉल्यूशन। सो इस कंडीशन को या इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उन मेथड्स में भी हमने ये चीज़ देख ली कि भाई कोई ना कोई कन्वर्जेंस कंडीशन फुलफिल करती है। अगर वो कन्वर्जेंस कंडीशन फुलफिल हो रही है तो फिर इस चीज़ की गारंटी है कि हम रूट की तरफ कन्वर्ज करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे। यहाँ पे भी जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं, यहाँ पे एक तो ये है कि इसमें हम इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं ये तमाम सिस्टम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ये तमाम सिस्टम्स पे एप्लीकेबल नहीं है। ये कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उनके लिए ये जो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं ये एप्लीकेबल हैं। वो पर्टिकुलर हमारे पास सिस्टम किस तरह का होगा, मेथड टू मेथड डिपेंड करता है कि जो अल्टरनेटिव मेथड है हम कौन सा मेथड कर रहे हैं उसके लिए किस तरह का पर्टिकुलर सिस्टम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने पहले देखा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमने चेलेस्की मेथड किया। चेलेस्की मेथड में हमने जो उसमें डिस्कशन की थी कि चेलेस्की मेथड उस सिस्टम के लिए एप्लीकेबल है जो सिस्टम जिसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो वहाँ पे हम चेलेस्की मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर जो सिस्टम है
उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका मतलब है हम उसको चुलस्की मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में ये मेथड जो है ये ज़रूरी नहीं है कि ये तमाम टाइप्स के मेथड्स पे एप्लीकेबल हैं, नहीं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के मेथड्स के लिए वो एप्लीकेबल होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड है, डॉल्टन्स मेथड, बाकी मेथड अगर किसी उसके फैक्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हमारे पास, कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इस तरह का है कि भाई उसके फैक्टर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो फिर हम उसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए कहीं पे हम कोई एल्गोरिदम यूज करेंगे, कोई इटरेटिव मेथड जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है, कहीं पे कोई पर्टिकुलर टाइप का मेथड जो है वो हम अप्लाई करेंगे। तो ये जो आइटरेटिव एल्गोरिदम्स हैं, यहाँ पे भी जो हमने आइटरेटिव एल्गोरिदम करने हैं, ये आइटरेटिव एल्गोरिदम्स तमाम टाइप्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते, बल्कि ये कुछ पर्टिकुलर टाइप्स के लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर टाइप्स के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस किस तरह से हैं वो डिपेंड कर रहा है कि हम किस मेथड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ी सी इसी से रिलेटेड ये डिस्कशन की हुई है। We have studied some direct methods that yields after a certain amount of fixed computation the solution to linear equation. Now we discuss the iterative of indirect methods. The method of iteration is not applicable to all system of equations. For ये ज़रूरी नहीं कि ये तमाम इक्वेशन सिस्टम्स पे applicable हों. For this, each equation contain a much larger coefficient than the other in that equation. The solution to the iterative method exists only if the absolute value of the largest coefficient is greater than the sum of absolute value of the remaining coefficient in each equation. ये कंडीशन जो है, ये जो सेकंड इसमें हमने जो कंडीशन रीड की है, ये इम्पोर्टेंट कंडीशन है। ये सारी कंडीशन जो है इसी पे डिपेंड कर रही है सिचुएशन जो है। द सॉल्यूशन to the iterative method exists only if the absolute value of the largest coefficient is greater than the sum of absolute values of the remaining coefficients in each equation. कि हमारे पास जाहिर है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है तो उसमें डिफरेंट इक्वेशंस आएंगी, तो वो कह रहा है उसमें हर इक्वेशन में कोई एक वेरिएबल तो ऐसा होगा जो लार्जेस्ट होगा। वो कह रहा है वो जो वेरिएबल है, जो लार्जेस्ट वेरिएबल है, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, वो एब्सोल्यूट वैल्यू बाकी उस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उन तमाम वेरिएबल्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल कर रही है तो फिर हमारे इटरेटिव एल्गोरिदम जो है वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन कि भाई आपके पास डिफरेंट इक्वेशंस होंगी, उन डिफरेंट इक्वेशंस में आपके पास ज़ाहिर है कोफिशिएंट्स होंगे, उन कोफिशिएंट्स में कोई एक तो ग्रेटर हो सकता है ना। वो कह रहा है जो लार्जेस्ट है वो एक आध, वो कह रहा है कि सबसे फर्स्ट कि भाई एक तो कोई उसमें लार्जेस्ट होना चाहिए, और सेकंड कि यही नहीं खाली वो लार्जेस्ट ही हो, सेकंड ये कि वो जो लार्जेस्ट है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाकी जितने भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, हम तमाम कोफिशिएंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होने चाहिए। ये जो कंडीशन इसने डिफाइन की है, मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा व्हाइट बोर्ड शेयर करके, ताकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर इससे नेक्स्ट जो है हम ऑनवर्ड डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। वो कह रहे हैं फर्स्ट कर लो हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, आप इस तरह कह लो 3x plus 4y plus 9z is equal to 13। अब इस इक्वेशन में ये जो इक्वेशन है इसमें तीन कोफिशिएंट्स हैं। सबसे फर्स्ट वन ये कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट है और ये कोफिशिएंट है। वो कह रहा है कि आपके पास हर इक्वेशन में, इसके अलावा कोई और भी इक्वेशन आपके इसके साथ, ये इक्वेशन साथ में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मैं इसको प्रॉपर सिस्टम पहले तीनों इक्वेशन देख लेता हूँ, आप इस तरह कह लो। ये हमारे पास आ जाता है 7x माइनस वाई प्लस 2z इक्वल टू 4 and x minus 5y
प्लस z इज इक्वल टू -6। ये हमारे पास कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो वो कह रहे हैं हमारे पास कि भाई हर इक्वेशन में आपके पास जो लार्जेस्ट कोफिशिएंट है वो जो है उसमें बाकी जितने कोफिशिएंट हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए। ये 9 जो है ये इस इक्वेशन में बाकी जो हमारे पास वेरिएबल कोफिशिएंट्स आ रहे हैं 3 एंड 7 इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज अगर हम लें तो इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज का सम जो है वो 7 बनेगा। तो ये 9 जो है ये इस 7 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। ये कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रही है। सिमिलरली इस सेकंड इक्वेशन को अगर हम देखें तो ये जो लार्जेस्ट इसमें कोफिशिएंट है वो ये 7 है। ये 7 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो ये बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं इनके एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से ग्रेटर होनी चाहिए। तो ये हमारे पास 2 एंड प्लस दिस 1 ये हमारे पास 3 बन जाएगा। तो ये 7 जो है ये 7 इस 3 से ग्रेटर है। सिमिलरली इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो इसमें जो लार्जेस्ट हमारे पास कोफिशिएंट है उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो ये 5 है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ये -5 है। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 बन जाएगी। तो ये 5 जो है ये इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से ग्रेटर है। 1 और 1 वो 2 बन जाएगा। तो सर यही कंडीशन उसने जी सर अगर तीनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं तो फिर उस केस में क्या करेंगे? तीनों कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएं नहीं वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा ना जो आप कह रहे हो। फर्ज कर लो आप कहना चाह रहे हो जी हमारे पास इस तरह आ जाए यहाँ पे इक्वेशन 2x + 2y + 2z दैट इज इक्वल टू 4 से दिस वन। अब यहाँ पे ये हमारे पास आप इसको जरूरी नहीं कि आप इसको प्लस का ही कहो। आप इसको फर्ज कर लो ये हमारे पास नेगेटिव का है, ठीक है ना। आप इसको नेगेटिव कंसीडर कर लो -2 है। तो यहाँ पे ये भी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 2। तो इसमें तो कोई लार्जेस्ट ही नहीं है। तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास तो एक वेरिएबल कोफिशिएंट इस तरह का जरूर होना चाहिए कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बाकी जो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर हो। तो आप इसमें किसी भी एक के लिए ले लोगे तो बाकी दो का सम तो 4 बनेगा। तो वो 2 तो 4 से ग्रेटर नहीं होगी। इट्स मीन कि इस तरह की सिचुएशन अगर आ जाए तो वहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये इटरेटिव एल्गोरिथम जो है इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। हमें एक ऐसा लार्जेस्ट कोफिशिएंट जरूर मिलना चाहिए जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाकी तमाम कोफिशिएंट्स की लार्जेस्ट कोफिशिएंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से ग्रेटर हो। इक्वल अब कहते हो कि लार्जेस्ट की कंडीशन उसने बोली है इक्वल आ जाए। भाई इक्वल भी आ जाए तो फिर भी वो एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक लार्जेस्ट मिलना जरूरी है इस तरह से। सर अगर हर इक्वेशन में लार्जेस्ट कोफिशिएंट हो लेकिन तीनों में वेरिएबल सेम हो, तीनों में वेरिएबल सेम हो जिसका कोफिशिएंट वो ग्रेटर होगा। यस सर। ये फिर डिपेंड कर रहा है। ये आगे हमारे पास जो मेथड्स आएंगे कुछ मेथड इस तरह के हैं कि वो इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करते। हमने यहाँ पे आपके लेवल पे जो हमने मेथड डिस्कस करने हैं उन दोनों मेथड्स में ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। जो आप बोल रहे हो इसका मतलब है वो भी इस पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके लिए क्या कंडीशन है वो भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। तो वहाँ पे आपका ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर अभी मिल जाएगा कि वो कंडीशन एक्सेप्टेबल नहीं है। तीनों हमें डिफरेंट वेरिएबल्स मिलने चाहिए। तीनों इक्वेशंस में अलग अलग इस तरह का वेरिएबल जरूर मिलना चाहिए। उसको हम बोलते हैं डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन होनी चाहिए। डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। वो डायगोनली डोमिनेंट से क्या मतलब है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड यहाँ पे कर रहे हैं तो आपने जो बात की है यहाँ पे हमने जो मेथड्स करने हैं उनके लिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये वाली कंडीशन भी कि हों तो सही ग्रेटर लेकिन वो एक ही उसके हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप इसके लिए कह दो जी ये हमारे पास जो है ये 13 बन जाए, ठीक है। इसको आप 8 कंसीडर कर लो। अगर ये आ गया यहाँ पे x का कोफिशिएंट है जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी x ही है तो ये कंडीशन जो है ये उसके लिए ये मेथड्स यहाँ पे जो हमने डिस्कस करने हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। वो डिफरेंट उसमें हमारे पास हर वेरिएबल के अकॉर्डिंगली एक वो मिलना चाहिए। वो मिलना भी वो क्यों होना चाहिए
उसकी भी आगे चल के कंडीशन आएगी, वो कन्वर्जेंस की वजह से है। जिस टाइम हम अभी उसको डिस्कस करते हैं वहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाएगा कि ये कंडीशन भी होनी क्यों चाहिए, उस रीज़न क्या है इसकी। वो कन्वर्जेंस के लिए है, हमारे पास कन्वर्ज करवाएगी। डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन जो है वो सॉल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करवाती है। उसको कन्वर्ज किस तरह से करवाती है वो भी हम अभी इसको डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ओके ये कंडीशन यहाँ पे होगी, द सॉल्यूशन to the iterative method exists only if the absolute value of the largest coefficient is greater than the sum of absolute values of the remaining coefficients in each equation। ये iterative methods के लिए डिस्कशन होगी। यहाँ पे जो हमने iterative methods करने हैं, हमने दो टाइप्स के iterative methods कर दे हैं यहाँ पे, जैकोबीज iterative method एंड गॉस सीडल iterative method। मैंने वो दोनों यहाँ पे एक स्लाइड में लिखने याद नहीं रहे। एक तो ये जैकोबीज मेथड ऑफ आइट्रेशन है और सेकंड वन इससे आगे चल के करेंगे गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड जो है वो करेंगे। ये दो मेथड्स हमने करने हैं। मैं इसको आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये इसमें स्लाइड में ये वाली एक स्लाइड जो है इन दोनों मेथड्स की लिख के उसको फिर ये शेयर कर दूंगा आपसे स्लाइड ना, इसमें मेरे लिखना वो एक उसमें याद नहीं रहा। जैकोबीज मेथड ऑफ आइट्रेशन एंड गॉस सीडल आइट्रेटिव मेथड, ये दो मेथड हमने यहाँ पे करने हैं। सबसे फर्स्ट वन जैकोबीज मेथड ऑफ आइट्रेशन, उसमें वो कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 एंड सिमिलरली थर्ड इक्वेशन हमारे पास है। ये हमने थ्री इक्वेशंस के अकॉर्डिंगली एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है वो कंसीडर कर लिया। अब इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में वो कह रहा है जैकोबीज मेथड ऑफ आइट्रेशन के लिए वो कंडीशन क्या दे रहा है, वो कह रहा है कंसीडर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन लेट a1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन b1 एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस c1 एब्सोल्यूट वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ b2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन the absolute value of a2 plus absolute value of c2 and similarly absolute value of c3 is strictly greater than the absolute value of a3 plus absolute value of b3। means कि ये वो कह रहा है हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में जो x है उसका जो वेरिएबल है ये इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये बाकी उस इक्वेशन में जो दो कोफिशिएंट्स आ रहे हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। सिमिलरली जो सेकंड इक्वेशन है इसमें जो y का हमारे पास कोफिशिएंट आ रहा है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाकी कोफिशिएंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। एंड लास्ट वन ये जो थर्ड इक्वेशन है इसमें ये जो z का कोफिशिएंट है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है बाकी दो कोफिशिएंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। और इसको और सिंपल वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स हम बनाएंगे, ऑफ कोर्स इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे तो वो हमारे पास a1 b1 c1, सेकंड रो में a2 b2 c2 एंड थर्ड रो में a3 b3 c3 ये हमारे पास बनेगा। तो जो उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगोनली डोमिनेंट मीन्स कि भाई उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स के जो डायगोनल पे ये एंट्रीज आ रही हैं, ऑफ कोर्स उसकी डायगोनल पे एंट्रीज जो हैं ये a1 b2 और c3 यही उसकी डायगोनल पे एंट्रीज आएंगी। तो उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगोनली डोमिनेंट मीन्स कि भाई जो डायगोनल पे एंट्रीज आ रही हैं वो डायगोनल की एंट्रीज जो हैं वो बाकी उस रो में जितनी एंट्रीज हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। तो फर्स्ट उसमें डायगोनल पे ये a1 एंट्री जो है ये डायगोनल पे आएगी तो a1 जो है ये इसके इस रो में जो बाकी दो एंट्रीज आएंगी वो b1 और c1 आएगी। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड रो में ये b2 जो है ये डायगोनल एंट्री बनेगी तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए a2 और c2 के सम से। एंड सिमिलरली थर्ड डायगोनल एंट्री जो है वो ये c3 आएगी, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है ये बाकी दो की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं कि ये डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए, उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। जैकोबीज मेथड जो है ये वहाँ पे एप्लीकेबल है
जहाँ पे जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट हो। अगर डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो वहाँ पे जैकोबीज मेथड जो है ये एप्लीकेबल नहीं है, वहाँ पे हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन इसके लिए हमारे पास बन गई। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है देन वो कह रहे हैं दैट इज इन ईच इक्वेशन द कोएफिशिएंट ऑफ द डायगोनल टर्म्स आर लार्जर। नाउ सॉल्विंग फॉर एक्स वाई एंड जी वी गेट, ये जो सिस्टम है जिस टाइम ये डायगोनली डोमिनेंट हो जाएगा तो इसको वो कह रहे हैं कि हम एक्स वाई और जी के लिए सॉल्व करते हैं। एक्स वाई जी मीन कि फर्स्ट इक्वेशन को एक्स के लिए सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेंगे और थर्ड इक्वेशन को z के लिए सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को x के लिए सॉल्व करने से मतलब है कि भाई ये जो बाकी टर्म्स है इक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इधर जस्ट हमारे पास x रह जाएगा। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेंगे, जस्ट y रह जाएगा, बाकी तमाम टर्म्स जो हैं वो इक्वालिटी की दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएंगी। और थर्ड इक्वेशन को z के लिए सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे z हमारे पास रह जाएगा और बाकी तमाम टर्म्स इक्वालिटी की दूसरी साइड पे आ जाएंगी। तो हमारे पास इसको जिस टाइम हम x के लिए सॉल्व करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को, तो ये हमारे पास b1y और c1z जो है ये इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और a1 जो है ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी 1/a1 इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z। और ये यहाँ पे हमने सॉल्व किया हुआ है, ये x के लिए इसको सॉल्व किया है। x इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1y माइनस c1z। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व कर लिया। सेकंड इक्वेशन को हमने y के लिए सॉल्व करना है, सेकंड इक्वेशन को y के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/b2 इंटू d2 माइनस a2x माइनस c2z। ये हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन को हमने y के लिए सॉल्व कर लिया 1/b2 इंटू d2 माइनस a2x माइनस c2z। सिमिलरली हम इस थर्ड इक्वेशन को z के लिए सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/c3 इंटू d3 माइनस a3x माइनस b3y। x y और z के लिए हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। वो जो डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन थी वो क्यों होनी चाहिए, इसलिए कि ये यहाँ पे a1 डिवाइड हो रहा है, इधर आके b2 डिवाइड हो रहा है और इधर ये c3 डिवाइड हो रहा है। ये वो डायगोनल एंट्रीज डिवाइड हो रही हैं जो हमने कहा था कि जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए बाकी एंट्रीज कोएफिशिएंट्स की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से, वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर होंगी। अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ज़ाहिर है ये जब यहाँ पे आके डिवाइड होंगी तो ये इसको इस ऑटोमेटिकली इसके सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करेंगे, हम इस सिस्टम को सोल्यूशन की तरफ कन्वर्ज करवाएंगी। ये एक डायगोनली डोमिनेंट वाली कंडीशन जो है ये यहाँ पे आके डिनोमिनेटर में जिस टाइम डिवाइड हो रहा है तो ये कंडीशन फुलफिल होने की वजह से हम सोल्यूशन की तरफ जो है वो कन्वर्ज करेंगे। अब बात वही है कि हमारे पास ये तो हमने इसको x के लिए y और z के लिए इसको सॉल्व कर लिया, तो इसके लिए जिस टाइम हमने अब आइटरेटिव एल्गोरिदम को आगे स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे जस्ट इनिशियल वैल्यूज चाहिए, x0 y0 और z0 की इनिशियल वैल्यूज चाहिए हमें कुछ ना। ओके अब आइटरेटिव एल्गोरिदम को स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो वो कह रहा है लेट x0 y0 z0 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशंस। ओके इस हमने सिस्टम को सॉल्व करना है तो हमने इसके लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमें चाहिए। हमने ये न्यूटन-रेफसन मेथड में भी हमने देख लिया, जब अलजेब्राइक इक्वेशंस को सॉल्व किया था, फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड में किया, सीकेंट मेथड में हमने किया कि भाई सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए आइटरेटिव मेथड को हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें इसको सॉल्व करने के लिए इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए, x0 y0 और z0 की इनिशियल वैल्यू चाहिए, x y, और वहाँ पे एक वेरिएबल था x, तो हमें उस एक वेरिएबल के लिए हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए थी।
यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल्स हैं, तो इन तीनों वेरिएबल्स के लिए हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। एक्स के लिए इनिशियल वैल्यू चाहिए एक्स नॉट, वाई की इनिशियल वैल्यू वाई नॉट चाहिए, जी की इनिशियल वैल्यू जी नॉट चाहिए। ये इनिशियल वैल्यूज हमने ले ली। लेट एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट बी द इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ऑफ द अननोन्स एक्स वाई एंड जी। अब ये वैल्यूज क्या होंगी, किस तरह होंगी, ये हम आगे चल के जिस टाइम एग्जांपल करेंगे वहाँ पे इस चीज़ को क्लियर कर दूंगा। हमें जस्ट ये है कि एक्स वाई और जी की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है कि भाई एक्स वाई और जी की वैल्यूज क्या हैं। तो उसके लिए ये इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट हमने कंसीडर कर लिया। वो कुछ भी होंगी, वो इनिशियल वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट इन अबव इक्वेशन। we get first approximation as this one, x1 that is equal to 1 over a1 d1 minus b1 y naught minus c1 z naught के y z की जगह पे उनकी इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूज होगी, तो हमारे पास x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें y और z की इनिशियल वैल्यूज हमने यूज कर ली है y नॉट और z नॉट, तो हमारे पास x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी x1। यही हमने यहाँ पे किया है कि ये x1 दैट इज इक्वल टू 1 ओवर a1 d1 माइनस b1 y नॉट माइनस c1 z नॉट। सिमिलरली y की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम x की इनिशियल वैल्यू और z की जो इनिशियल वैल्यूज हैं उनको यूज कर रहे हैं। x नॉट z नॉट को यूज करेंगे तो वो y1 की वैल्यू आ जाएगी। यही हमारे पास y1 की वैल्यू 1 ओवर b2 इंटू d2 माइनस a2 x नॉट माइनस c2 z नॉट। एंड सिमिलरली z1 इज इक्वल टू 1 ओवर c3 इंटू d3 माइनस a3 x नॉट माइनस b3 y नॉट। हमने इस इक्वेशन में x की इनिशियल वैल्यू x नॉट और y की इनिशियल वैल्यू y नॉट ये यूज कर ली, तो ये हमारे पास g की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी z1। हमारे पास x1 y1 z1 की वैल्यूज ये आ गई, x1 y1 z1, इट्स मींस कि हमने फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर लिया। और फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड किया तो भाई इस अप्रॉक्सीमेशन में जो वैल्यूज आई हैं इनको यूज करेंगे, इनको यूज करते हुए सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे हम, जैसे हमने अलजेब्राइक इक्वेशंस में किया। x1 फाइंड किया, x नॉट को यूज करते हुए x1 फाइंड किया, देन x1 को यूज करते हुए x2, देन x3, x4, x5 अप टू सो ऑन। तो हमने तो इनिशियल वैल्यूज को इनको यूज करना है, इनिशियल वैल्यूज को यूज करके फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर ली। अब इस फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज को यूज करेंगे तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। इट्स मींस कि यहाँ पे अगर हमें सेकंड अप्रॉक्सीमेशन चाहिए x2 y2 z2, तो उसके लिए यहाँ पे y1 z1 उनकी इनिशियल वैल्यूज को यूज करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज को यूज करेंगे तो सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। फर्स्ट x1 z1 को यूज करेंगे तो y2 आ जाएगा, x1 y1 को यूज करेंगे तो z2 आ जाएगा। हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन को यूज करेंगे और सेकंड अप्रॉक्सीमेशन जो है वो फाइंड कर लेंगे। तो यही हमने यहाँ पे किया, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 y1 z1 इन अबव इक्वेशन we get second approximations as x2 is equal to 1 over a1 d1 minus b1 y1 minus c1 z1। y1 और z1 की वैल्यूज को यूज कर लिया इनिशियल फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज को, तो x2 की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर ली। सिमिलरली x1 और z1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन को यूज किया तो y2 की वैल्यू फाइंड कर ली हमने, एंड x1 और y1 की वैल्यूज को यूज किया और z2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ये हमने सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज फाइंड कर ली। सिमिलरली सेकंड अप्रॉक्सीमेशन की वैल्यूज को यूज करेंगे तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास x2 y2 z2 यूज करेंगे तो x3 आ जाएगी, x2 z2 यूज करेंगे तो y3 आ जाएगा, x2 y2 यूज करेंगे तो z3 हमारे पास आ जाएगा। तो थर्ड अप्रॉक्सीमेशन के बाद देन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन, देन फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन, अप टू सो ऑन। हम इटरेशंस को रिपीट करते जाएंगे until we get our desired accuracy. Proceeding in this way, if x r y r z r आर दी अर्थ आइट्रेट्स, ये अर्थ कर लो यहाँ पे, आर मैंने आई के अकॉर्डिंगली असल में किया था इसको, आर है यहाँ पे तो अर्थ आइट्रेट्स कर लो। प्रोसीडिंग इन दिस वे, इफ एक्स आर वाई आर जी आर दी अर्थ आइट्रेट्स, देन कि ये अगर हमारे पास अर्थ आइट्रेट्स आ रहे हैं देन एक्स आर प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1 ओवर a1 इंटू d1 माइनस b1 yr माइनस c1 gr and yr plus 1 that is equal to 1 over b2 into d2 minus a2 xr minus c2 gr and gr plus 1 is equal to 1 over c3 into d3 minus a3 xr minus b3 yr। ये हमने अर्थ अप्रोक्सीमेशंस को यूज करते हुए और प्लस 1th अप्रोक्सीमेशंस फाइंड कर ली। बात वही आ जाएगी कि भाई अगर आप यहाँ पे r की वैल्यू 0 0 ले रहे हो तो ये y0 z0 बन जाएगा y0 z0 मीन्स के, तो और यहाँ पे x1 बन जाएगा।
कि भाई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करो, x1 फाइंड कर लो, x1 को यूज़ कर लो तो x2 फाइंड कर लो, x2 को यूज़ कर लो, x2 x3 x2 y2 z2 को यूज़ कर लो तो x3 y3 z3 फाइंड कर लो, x3 y3 एंड z3 को यूज़ कर लो तो x4 y4 और z4 फाइंड कर लो, एंड अप टू सो ऑन। इस आइटरेटिव फार्मूला को हम रिपीट करते जाएंगे और जो डिजायर एक्यूरेसी है उसको ऑब्टेन करेंगे। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द कन्वर्जेंस इज स्क्योर्ड। अब ये तो हमने रिपीट कर लिया, अब बात फिर वहीं पे आ गई कि इनिशियल अप्रोक्सीमेशन हमने किस तरह से लेनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ एनी बेटर एस्टिमेट्स द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन आर टेकन एज x नॉट इज इक्वल टू 0, y नॉट इज इक्वल टू 0 एंड z नॉट इज इक्वल टू 0। कि अगर तो आपको कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन दी हुई है तो वेल एंड गुड है, अगर आपको कोई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन नहीं दी हुई तो वहाँ पे आपने x नॉट y नॉट z नॉट जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है वो 0 0 0 लोगे और 0 0 0 कंसीडर करके उसको आगे हम सॉल्व करना शुरू करेंगे उस आइटरेटिव एल्गोरिदम को। तो आपको अगर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन तो ये जहन में रखना है कि हम x नॉट y नॉट z नॉट की जो इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है इनकी वैल्यू जो है वो 0 0 0 लेके उसको स्टार्ट करेंगे, उस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें हमारे पास, मैं अगेन इसको एक दफ़ा क्लियर करूं कि हमारे पास क्या है कि भाई कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा, लेकिन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन किस तरह का होगा कि भाई उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है उसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। डायगोनली डोमिनेंट मींस कि भाई फर्स्ट रो में हमारे पास जो एंट्री है, फर्स्ट एंट्री डायगोनल की एंट्री वो बाकी रोज की तमाम एंट्रीज की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। सिमिलरली सेकंड डायगोनल एंट्री एंड थर्ड डायगोनल, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी एंट्रीज हैं डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो डोमिनेंट होनी चाहिए उस रो की तमाम बाकी एंट्रीज पे। मींस कि उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो बाकी तमाम एंट्रीज की एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होना चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई। अब उसके अकॉर्डिंगली हमने उसको फिर जिस टाइम उस तरह कन्वर्ट कर लिया कि वो डायगोनली डोमिनेंट है तो फिर हम उसको फर्स्ट इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे, सेकंड को y के लिए, थर्ड को z के लिए, जो वेरिएबल्स हैं जिनके अकॉर्डिंगली वो डायगोनली डोमिनेंट बन रही है उनके अकॉर्डिंगली हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके तो वहाँ से हमारे पास वो उस इक्वेशन में हम इनिशियल वैल्यूज यूज करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के अकॉर्डिंगली उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ना। फार्मूला ये बन जाएगा xr प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर a1 इंटू d1 माइनस b1 yr माइनस c1 zr एंड अप टू सो ऑन। ये हमारे पास आइटरेटिव एल्गोरिदम इसके लिए बन जाएगा। ये xr प्लस 1 एंड yr प्लस 1 एंड zr प्लस 1, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होंगी। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन x नॉट y नॉट z नॉट हम लेंगे, वो अगर गिवन वैल्यूज हैं तो ठीक है, अगर वैल्यूज गिवन नहीं है तो 0 0 0 वैल्यूज लेके तो उस सिस्टम को हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस मेथड से रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसमें वो कह रहे हैं जैकोबीज मेथड के लिए सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग जैकोबी मेथड ऑफ आइटरेशन। अब जैकोबी मेथड ऑफ आइटरेशन में हमने ये जो कंडीशन की थी कि भाई जो सिस्टम है वो सिस्टम हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट बनना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करो ये सिस्टम जो है ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो आप ये चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज करने से इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स कहीं डायगोनली डोमिनेंट तो नहीं बन रहा। अगर तो वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है तो ये देख लो इक्वेशंस को इंटरचेंज करने से कहीं डायगोनली डोमिनेंट ना बन रहा हो, क्योंकि इक्वेशंस को आपस में इंटरचेंज करने से सॉल्यूशन पे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये तो आप लोगों ने इनिशियल 8-9th लेवल पे ये वाली चीज़ कर ली होगी। आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना 9th लेवल पे आपने स्टार्ट किया तो वहाँ पे आपने ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि भाई हमारे पास जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हमने अगर सॉल्व करना है तो उनकी अगर पोजीशंस चेंज कर देंगे, आपस में इंटरचेंज कर देंगे, फर्स्ट को सेकंड की जगह पे लिख लेंगे, सेकंड को फर्स्ट की जगह पे लिख लिया तो सॉल्यूशन सेट पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सॉल्यूशन सेट तो हमारे पास सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे अगर कोई सिस्टम जो है वो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो ये देख लो कि कहीं उनकी जो इक्वेशन है उनको आपस में इंटरचेंज करने से ये कहीं डायगोनली डोमिनेंट तो नहीं बन रहा। अगर इंटरचेंज करने से डायगोनली डोमिनेंट बन रहा है तो वही इक्वेशन को आपस में इंटरचेंज कर दो
उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे पास सोल्यूशन सेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिस्टम भी सेम ही रहेगा, वो इंटरचेंज कर सकते हैं हम। तो आपने ये चीज़ जहन में रखनी है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको चेक किया और देखा कि जी ये तो डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो आप फ़ौरन से कह दो जी ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, सो आइटरेटिव मेथड जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। ये देख लो कहीं इंटरचेंज करने से, इक्वेशन इंटरचेंज करने से वो डायगोनली डोमिनेंट तो नहीं बन रहा। जैसा कि यहाँ पे जो मैंने ये इक्वेशन ली है, इस इक्वेशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें फर्स्ट एंट्री जो डायगोनल पे एंट्री है 8 है, वो बाकी दो एंट्रीज के एब्सोल्यूट वैल्यूज के सम से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। 3 + 2 जो है ये 5 बन जाएगा, तो 8 जो है वो 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। लेकिन अगर हम सेकंड इक्वेशन के लिए देखें तो सेकंड इक्वेशन में हमारे पास ये जो 3 है ये 6 और 12 18 से ग्रेटर नहीं है। सिमिलरली जी के लिए ये 1 जो है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 जो है वो 11 + 4 15 से ग्रेटर नहीं है। तो ये सिस्टम जो है ये तो हमारे पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, इसको तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि देख लो इंटरचेंज करने से कहीं ये डायगोनली डोमिनेंट तो नहीं बन रहा। अगर हम इन इक्वेशन को आपस में इंटरचेंज करें, थर्ड इक्वेशन को सेकंड की जगह पे लिखें, सेकंड इक्वेशन को थर्ड की जगह पे लिखें, कंसीडर द गिवन सिस्टम एज 8x - 3y + 2z = 20। थर्ड इक्वेशन को सेकंड की जगह पे लिख लिया और सेकंड इक्वेशन को थर्ड से रिप्लेस कर लिया, सेकंड और थर्ड को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो अब ये जो हमारे पास सिस्टम बन गया है, ये सिस्टम जो है ये डायगोनली डोमिनेंट है। 8 जो है ये 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, यहाँ पे 11 जो है ये 4 + 1 5 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। सिमिलरली 12 जो है वो 6 + 3 9 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर है। तो ये सिस्टम जो है ये डायगोनली डोमिनेंट है। डायगोनली डोमिनेंट है तो इसको हम जैकोबीज आइटरेटिव मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैकोबीज आइटरेटिव मेथड से सॉल्व करने के लिए अब हम क्या करेंगे कि ये डायगोनली डोमिनेंट है, तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेंगे और थर्ड इक्वेशन को z के लिए सॉल्व कर लेंगे। इसको x के लिए सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1/8 × 20 + 3y - 2z। ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 1/8 × 20 + 3y - 2z, दिस वन। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें y के लिए तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/11 × 33 - 4x + z। एंड सेम इसको z के लिए थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1/12 × 35 - 6x - 3y। तो ये हमने इनको x, y और z के लिए इन इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, x, y और z के लिए इसको सॉल्व किया, हमारे पास ये सिस्टम बन गया। वो स्टार्ट अब इस सिस्टम को सॉल्व करने के लिए हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, इनिशियल वैल्यूज चाहिए। इनिशियल वैल्यूज क्योंकि हमारे पास ये सिस्टम तो बन गया, हमें y और z की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, x, y और z की। x1, y1 और z1 फाइंड करने के लिए, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए हमें इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए। उस इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन के लिए हमें गिवन यहाँ पे कोई इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं दी गई, तो हम x, y और z की जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो 0 0 0 कंसीडर करेंगे। We start from an approximation x0 is equal to y0 that is equal to z0 is equal to 0। इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन हमने 0 0 कंसीडर कर ली, इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन 0 0 कंसीडर करके हम जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है वो फाइंड करेंगे। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन एज y0 और z0 की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारे पास x1 की वैल्यू आ जाएगी, वो x1 दैट इज इक्वल टू 1/8 × 20 + 3y0 - 2z0। अब y0 और z0 की वैल्यूज तो 0 0 हैं, ये 0 0 हो जाएगा, हमारे पास 20/8 रह जाएगा। 20/8 जो है इससे करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू 2.5 आ गई। सिमिलरली 33/11 ये हमारे पास वैल्यू जो है y1 की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि ये x0 की वैल्यू भी 0 और y0 z0 की वैल्यू भी 0 है, तो ये तो दोनों टर्म 0 होगी, 33/11 रह जाएगा, y1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। सिमिलरली z1 इज इक्वल टू 1/12 × 35 - 6x, तो उसके अकॉर्डिंगली ये 6y0 - 3y0, ये y0 और x0 की वैल्यू 0 0, ये 35/12 इसकी वैल्यू 2.916667, ये हमारे पास x1, y1 और z1 की वैल्यूज आ गई। x1, y1 और z1 की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली हम इनको यूज करेंगे और सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे। x1, y1, z1 की वैल्यूज यहाँ पे यूज करेंगे
तो x2 y2 और z2 की वैल्यूज आ जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास ये फाइनल substituting the values of x1 y1 z1 in equation 1 we get second approximation as x2 is equal to 1/8 into 20 plus 3y1 minus 2 that y1 और z1 की जो हमने इनिशियल अप्रोक्सीमेट ये फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड की ये वैल्यूज यूज करेंगे यहाँ पे। तो हमारे पास ये वैल्यू जो है x2 की वैल्यू 2.895833 ये हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली x1 और z1 की वैल्यूज यूज की। y2 के लिए हमारे पास वैल्यू जो है फार्मूला इटरेटिव फार्मूला जो 1/11 इंटू 33 माइनस 4x1 प्लस z1 बन जाएगा। इसमें ये इनिशियल वैल्यूज हमने यूज की। तो y2 की वैल्यू हमारे पास जो है ये 2.3560606 बन गई एंड x1 और y1 की इनिशियल वैल्यूज को यूज किया तो z2 की वैल्यू 1/12 इंटू 35 माइनस 6x1 माइनस 3y1 उसकी वैल्यू 0.916666 ये हमारे पास z2 की वैल्यू आ गई। x2 y2 z2 मींस के सेकंड अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड कर ली। अब इस सेकंड अप्रोक्सीमेशन जो है इसको यूज करते हुए हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x2 y2 z2 in equation 1 we get second approximation as x3 is equal to 3.1543561 y3 is equal to 2.030303 and z3 is equal to 1/12 into 35 minus 6x2 minus 3y2 that is equal to 0.8797448 हमारे पास x3 y3 z3 की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली। x3 y3 और z3 की वैल्यूज को यूज करते हुए हम फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास फोर्थ अप्रोक्सीमेशन आ गई। x4 की वैल्यू 3.0419299 y4 की वैल्यू 1.9329773 and z4 is equal to 0.8319128। अब ये तो हम आइटरेटिव एल्गोरिदम है, इसको हमने आइटरेटिव हम अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर रहे हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फिफ्थ एंड अप टू सो ऑन इसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो यही है कि हमने इसको स्टॉप कहाँ पे जाके करना है। इस आइटरेटिव एल्गोरिदम को हमने स्टॉप कहाँ पे जाके करना है। हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने आइटरेटिव मेथड से तो हमने जो अलजेब्रिक इक्वेशन को जिस टाइम सॉल्व किया था वहाँ पे भी ये चीज़ की कि भाई हमसे जो एक्यूरेसी पूछी गई है जब हम वो ऑब्टेन कर लेंगे तो वहाँ पे स्टॉप कर लेंगे। और वो ऑब्टेन करने से क्या मुराद था वहाँ पे हमने इस चीज़ को डिस्कस कर लिया था कि फर्ज करो वो कहता है जी हमने 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट रूट फाइंड करना है। तो 5 डेसिमल प्लेसेस मीन्स के डेसिमल पार्ट में जहाँ पे 5 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो जाएंगे वहाँ पे हमने उसको स्टॉप कर देना है। आइटरेटिव एल्गोरिदम को स्टॉप कर देंगे, उससे आगे हम उसको आइटरेशंस फाइंड नहीं करेंगे। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि अब डिपेंड करता है कि हमसे क्या एक्यूरेसी डिज़ायर की गई है। अगर वो कहता है कि करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस 4 डेसिमल प्लेसेस 7 डेसिमल प्लेसेस जितनी एक्यूरेसी डिज़ायर की गई है उतने डिजिट्स जो हैं डेसिमल पार्ट में जिस टाइम तमाम वेरिएबल्स के उतने डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे वहाँ पे जाके हम स्टॉप करेंगे। ये आपने पॉइंट नोट करना है कि जितनी एक्यूरेसी पूछी गई है उतनी फर्ज करो अगर 4 डेसिमल प्लेसेस की बात की है तो जिस टाइम तमाम वेरिएबल्स के डेसिमल पार्ट में 4 डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे वहाँ पे जाके हम उसको स्टॉप कर देंगे। ऐसा नहीं है कि किसी एक वेरिएबल के तो रिपीट हो गए हैं तो बाकी वेरिएबल्स के अभी रिपीट नहीं हुए तो आप वहाँ पे उसको स्टॉप नहीं करोगे। हम फर्ज कर लो कि हमें उसने कहा है कि जी 4 डेसिमल प्लेसेस तक आपने करेक्ट रूट फाइंड करना है। अब y और x के फर्ज कर लो हमारे पास रिपीट हो गए हैं 4 डेसिमल प्लेसेस, लेकिन z के अभी 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हुए हैं। तो इसका मतलब है अभी हम स्टॉप नहीं करेंगे, अभी इससे आगे हम इसको सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन और फाइंड करेंगे जहाँ पे आके तीनों के रिपीट हो जाएंगे। हो सकता है उस स्टेप पे आके जी के तो अब आके 4 रिपीट हुए हैं तो हो सकता है x और y के वहां पे 5 रिपीट हो चुके हों या 7 रिपीट हो चुके हों, लेकिन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस रूट वही हम कंसीडर करेंगे जहां पे तीनों फर्ज करो 3 वेरिएबल्स हैं। मैं कह रहा हूँ जरूरी नहीं तीनों, जितने भी वेरिएबल्स हैं जब उनके उतने डिजिट्स रिपीट हो जाएंगे तो वहां पे हम उसको स्टॉप कर देंगे। अगर उसने
एक्यूरेसी डिजायर नहीं की हुई तो हम उसको वहां पे जाके एल्गोरिदम को स्टॉप करेंगे जहां पे 3 डेसिमल प्लेसेस पे जाके डिजिट जो है रिपीट हो जाएंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हो कि अगर उसने एक्यूरेसी नहीं पूछी तो आपने एटलीस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसको सॉल्व करना है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक उसका करेक्ट रूट फाइंड करना है। और अलजेब्रिक इक्वेशन में भी हमने यही चीज की थी कि अगर एक्यूरेसी नहीं पूछी गई तो आप उसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस उसको सॉल्व करो, उस क्वेश्चन को करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस सॉल्व करके फिर स्टॉप करना है। तो यहाँ पे हमने इसको करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड करना है। तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है कि भाई जहाँ पे x के भी डेसिमल पार्ट में 3 डिजिट्स रिपीट हो जाएं, y के भी 3 डिजिट्स एटलीस्ट रिपीट हो जाएं और z के भी 3 डिजिट्स एटलीस्ट रिपीट हो जाएं, वहां पे हम जाके इसको स्टॉप करेंगे। यहाँ पे अगर आप ये देखो कि हमारे पास x4 है 3.04, दिस वन ये 1.93 और ये 0.83। अगर हम इससे पीछे ये देखें हमारे पास जो x3 है इसकी वैल्यू ये आ रही है, इससे आगे बल्कि x हमने फोर्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड की, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन के बाद ये फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड की है। अगर हम इस फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में फर्ज करो हमसे उसने कहा होता कि हमने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस जो है रूट फाइंड करना है, फाइंड द रूट या सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। तो करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस का मतलब ये था कि जहाँ पे डेसिमल पार्ट में फर्स्ट डिजिट जो है तीनों के रिपीट हो जाते हम वहां पे स्टॉप करते। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते तो x4 जो है ये भी 3.041 है, यहाँ पे भी 3.0 मींस के इसका भी डेसिमल पार्ट में एक डिजिट जो है रिपीट हो गया है। y का भी ये 0.9 है, ये 1.9, y के लिए भी ये 0.9 जो है ये रिपीट हो गया। लेकिन z के लिए ये 0.8 है और ये 0.9 है। z के लिए अभी रिपीट नहीं हुआ, हमारे पास जो डिजिट है z के लिए वो रिपीट नहीं हुआ। इट्स मीन्स कि भाई z के लिए जो हम ये अभी रिपीट हुआ तो हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते, इससे आगे आइट्रेशन हम फाइंड करेंगे। ये मैं कह रहा हूं अगर हमें उसने एक डेसिमल प्लेस के लिए बोला था, वो कहता कि करेक्ट द सॉल्यूशन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस के लिए उसने कहा होता तो फिर भी हम इसको अभी स्टॉप नहीं कर सकते थे। क्यों कि पहले दो के तो रिपीट हो गए हैं लेकिन थर्ड वन का रिपीट नहीं हुआ, ये 0.8 है। हाँ अगर यहाँ पे भी 0.8 समथिंग आगे आ जाता और उसने करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस कहा होता तो फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन के बाद हम इसको स्टॉप कर देते। लेकिन अभी यहाँ पे रिपीट नहीं हुआ तो इसको आगे और हमने इसको आगे चलाएंगे। हम तो यहाँ पे इसको फाइंड कर रहे हैं करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए इसकी आगे हमने सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड की, तो उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू 3.010449, y की वैल्यू 1.98599295 एंड z की वैल्यू जो है 0.915865 ये हमारे पास आ गई, इनकी वैल्यूज आ गई। सिमिलरली सिक्स अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे तो ये सेवंथ अप्रोक्सीमेशन हमारे पास आ गई है। x7 की वैल्यू जो है वो 3.01579694, y7 की 1.988553 एंड z7 इज इक्वल टू 0.914963 फर्ज करो उसने हमें ये कहा होता कि आपने करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इसका रूट फाइंड करना है, तो हम ये सेवंथ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करके इसको स्टॉप कर देते। क्यों कि इसमें ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये रिपीट हो गए हैं, ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गए हैं। इसमें 3.01 इसमें भी 3.01, ये 1.98 इसमें भी 1.98, ये 0.91 इसमें भी 0.91। तो ये करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस ये रिपीट हो गई हैं तो इसको हम स्टॉप कर देते। यहाँ पे हम तो करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस फाइंड कर रहे हैं, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि तीनों के तीनों करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो जाएंगे, वहां पे जाके हमने इसको स्टॉप करना है। सेवंथ अप्रोक्सीमेशन के बाद सिमिलरली ये 8 अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड कर ली सेवंथ अप्रोक्सीमेशन को यूज करते हुए। इसके बाद 9th अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड कर ली। अभी हम अगर देखें तो ये 3.016 और ये 3.017, तो इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस रिपीट ही नहीं हुए, तो हम अभी इसको स्टॉप नहीं करेंगे। बाकी दो के लिए अगर हम देखें y8 के लिए 1.986 और ये 1.985 इसके लिए भी रिपीट नहीं हुए, z8 के लिए रिपीट हो गए हैं 0.911 और ये भी 0.911, z के लिए रिपीट हो गए हैं 3 डेसिमल प्लेसेस,
तक डिजिट्स जो हैं, लेकिन x और y के लिए नहीं रिपीट हुए। तो इससे आगे अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 10th अप्रोक्सीमेशन हमने फाइंड कर ली। 10th अप्रोक्सीमेशन में अगर हम देखें तो 3.016 ये रिपीट हो गया। ये भी 3.017 था, ये रिपीट नहीं अभी हुआ। y10 के लिए 1.9857 और z10 0.9116972। y और z के लिए दोनों के लिए रिपीट हो गए हैं। y के लिए भी 1.985 और इसके लिए भी 1.985, z के लिए भी 0.911 और यहाँ पे भी z के लिए 0.911, लेकिन x के लिए रिपीट नहीं हुए अभी। इसका मतलब है अभी हम इसको स्टॉप नहीं कर सकते। इससे आगे 11th अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे। 11th अप्रोक्सीमेशन इज x11 दैट इज इक्वल टू 3.0167368, ये हमारे पास आ गई। y11 इज इक्वल टू 1.9858681 एंड z11 इज इक्वल टू 0.9118326, ये हमारे पास z11 के अकॉर्डिंगली हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो x के लिए भी ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गए हैं। 3.016, इसमें भी 3.016, इसके लिए तो 4th प्लेस भी जो है वो रिपीट हो गई है, 7 भी रिपीट हो गया इसके लिए। तो ये तो 4 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गया है। y के लिए अगर हम चेक करें तो 1.9857, ये 1.9858, ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हुआ है। और z के लिए अगर हम ऑब्जर्व करें तो 0.9169, ये 0.9118, तो ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गया। तीनों जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक एटलीस्ट रिपीट हो गए हैं। तो ये हमारे पास करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस जो सोल्यूशन है ये हमारे पास आ जाएगा। हैंस द आंसर करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस इज x इज इक्वल टू दिस वन, y इज इक्वल टू दिस वन एंड z इज इक्वल टू दिस वन। ये हमारे पास करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। इसमें इस एग्जांपल से या इस मेथड से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हो भैया आप। एनी क्वेश्चन? चलें, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। इससे नेक्स्ट जो मेथड है उसमें वो इसी वे पे है, उसकी डिस्कशन हम जल्दी उसको वाइंड अप कर लेंगे। उसमें ये क्लास असाइनमेंट तो कोई नहीं है, आप आज आपको इस वीक के लिए क्लास असाइनमेंट नहीं, प्रैक्टिस के लिए आप वैसे इसको स्लाइड में देख लेना और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना अपने लिए। यहाँ पे जो हमारे पास ये गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड आ गया। गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड में भी चेंज किधर आएगी, सिस्टम में कंडीशन वही है, कन्वर्जेंस कंडीशन सेम ही है कि भाई उसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो डायगोनली डोमिनेंट होना चाहिए। दिस इज द मॉडिफिकेशन ऑफ गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड। जो हमने गॉस जैकोबी आइटरेटिव मेथड की है, जैकोबी आइटरेटिव मेथड जिसको हमने बोला है, उस आइटरेटिव मेथड की ये मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन किस तरह से है कि हमने उसी को मॉडिफाई किया हुआ है और इसको ये उससे फास्ट है। किस तरह से फास्ट है, इसमें वो कह रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस वन, लेट a1 absolute value is strictly greater than the absolute value of b1 plus the absolute value of c1. Similarly, the absolute value of b2 is strictly greater than the absolute value of a2 plus the absolute value of c2. And last one, the absolute value of c3 is strictly greater than the absolute value of a3 plus the absolute value of b3. सॉल्विंग फॉर एक्स वाई एंड जी, जैसे हमने उसके लिए किया था इसको भी एक्स वाई एंड जी के लिए सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास सिस्टम ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 1/a1 इंटू डी1 माइनस b1y माइनस c1z, y इज इक्वल टू 1/b2 इंटू डी2 माइनस a2x माइनस c2z एंड z इज इक्वल टू 1/c3 इंटू डी3 माइनस a3x माइनस b3y। ये हमारे पास एज इट इज सिस्टम बन गया है। अब लेट x0 y0 z0 बी द इनिशियल अप्रोक्सीमेशन ऑफ द अननोन्स x y एंड z कि भाई आइटरेटिव एल्गोरिथम है, इसको स्टार्ट करने के लिए हमें इनिशियल अप्रोक्सीमेशन चाहिए। इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करके हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करते हुए थर्ड अप्रोक्सीमेशन एंड अप टू सो ऑन। इस आइटरेटिव एल्गोरिथम को रिपीट करते रहेंगे until we get our desired accuracy. Substituting the values of y0 z0 in equation 1 we get
इस इक्वेशन 1 में हम इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन जो y और z की हैं, y0 और z0, उनको हम यूज़ करें तो हम x की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है वो यूज़ फाइंड कर लेंगे। वो हमारे पास क्या बन जाएगी, x1 इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 y0 माइनस c1 z0, यही यहाँ पे डिफाइन किए हुए। x1 इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 y0 माइनस c1 z0। x y0 और z0 को यूज़ करते हुए हमने x1 की ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर ली। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई x1 की। अब हमने यहाँ पे y की जो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है ये फाइंड करनी है। y की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करने के लिए जो जैकोबी मेथड हमने अभी किया इससे पहले, उसमें हमने यहाँ पे क्या किया था कि भाई x और z की जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है वो यूज़ कर लो, x0 और z0 की वैल्यू यूज़ कर लो। लेकिन गॉस सीडल जो है मेथड ये क्या कह रहा है, ये कहता है कि आप बजाय इसके कि आप यहाँ पे y1 के लिए x0 और z0 वैल्यू यूज़ करो, ये कहता है हमें ज़रूरत क्या है x0 वैल्यू यूज़ करने की। हमने जब x की उससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन x1 फाइंड कर ली है, तो हमें यहाँ पे वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने की ज़रूरत क्या है, हम इससे बेटर अप्रॉक्सीमेशन जो है हम उसको यूज़ करते हैं ना। यहाँ पे y1 इज इक्वल टू 1/b2 इंटू d2 माइनस a2 x1 माइनस c2 z1 z0, सॉरी z0 की तो भी वही इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन है, इसकी तो बेटर अप्रॉक्सीमेशन हमारे पास आई नहीं है, तो इसकी तो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन ही यूज़ कर ली। लेकिन x की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने की बजाय उसकी जो रीसेंट अप्रॉक्सीमेशन हमने फाइंड की हुई है, हम वो वैल्यू यूज़ करते हैं। यहाँ पे x1 इसको फाइंड किया, यूज़ किया, तो y1 की वैल्यू आ गई। अब x1 और y1 की वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। हमने यहाँ पे अब इसको z के लिए सॉल्व करना है। z के लिए सॉल्व करने के लिए जैकोबीज मेथड में तो हमने x और y की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ की थी, x0 और y0 उनकी वैल्यूज़ को यूज़ किया था। लेकिन ये गॉस सीडल ये कहता है मेथड जो है कि भाई हमें x और y की यहाँ पे इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, x0 और y0 वो यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। जब हमने उनसे बेटर अप्रॉक्सीमेशन x1 और y1 फाइंड कर ली हुई हैं, तो हम उनको यूज़ करते हैं ना, उनको यूज़ करते हुए g1 इसकी फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करते हैं। तो g1 जो है इसके लिए ये बन जाएगा डेट इज इक्वल टू 1/c3 d3 माइनस a3 x1 माइनस b3 y1। ये हमारे पास फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आ गई। अब x1 y1 और z1 को यूज़ करते हुए हम सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन इसी तरह किस तरह, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड z1 in above equation, we get the second approximation as x2 is equal to 1/a1 into d1 minus b1। y की जो अप्रोक्सीमेशन हमने रिसेंट फाइंड की हुई है, y की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है वो y1 ही फाइंड की है, z की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है वो z1 फाइंड की हुई है। तो हमने वो जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन हैं वो यूज़ कर ली, y1 एंड z1 वो यूज़ कर ली, और x की जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन है वो फाइंड कर ली। अब y2 हमने y की सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर ली है, तो उसके लिए वो कह रहा है कि हम यहाँ पे x की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है उसको यूज़ करेंगे, x1 यूज़ करने की बजाय x2 यूज़ करेंगे जो रिसेंट फाइंड की है, और z की जो रिसेंट फाइंड की है, z की जो रिसेंट है वो हमारे पास z1 ही है, तो उस z1 को हम यूज़ करेंगे। ये हमारे पास z1 यूज़ कर लिया, x2 को यूज़ कर लिया, तो y2 की हमने सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर ली। अब सिमिलरली z2 जो है ये फाइंड करने के लिए भाई ये x2 और y2 जो हमने रिसेंट अप्रोक्सीमेशन फाइंड की हुई हैं x और y की, उनको यूज़ करेंगे, रिसेंट अप्रोक्सीमेशंस को उनको यूज़ करते हुए हम ये z2 सेकंड अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर लेंगे। सिमिलरली ये x2 y2 z2 को यूज़ करेंगे एंड x3 y3 एंड z3 फाइंड कर लेंगे, एंड अप टू सो ऑन प्रोसीडिंग इन दिस वे। इफ x r y r and z r are the rth iterates, then xr plus 1 is equal to xr plus 1। अगर xr yr और zr हमारे पास कोई रिसेंट अप्रोक्सीमेशन आई हुई हैं, तो xr plus 1 किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू 1/a1 इंटू d1 माइनस b1 yr, जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन yr की है, yr और z की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है z आ रही है, y और zr उनको यूज करेंगे। ये हमारे पास xr plus 1 इसके इक्वल आ जाएगा। yr plus 1 किसके इक्वल आएगा, डेट इज इक्वल टू 1/b2 इंटू d2 माइनस a2 xr plus 1, x की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है वो माइनस c2 zr, z की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है वो z आ रही है ये, एंड zr plus 1 इज इक्वल टू 1/c3 इंटू d3 माइनस a3 xr plus 1 माइनस c3 yr plus 1।
एक्स और वाई की जो रिसेंट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड की हुई हैं उनको यूज़ करेंगे, तो जी की अप्रॉक्सीमेशन हम फाइंड कर लेंगे। तो ये मेथड जो है, जो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड है, ये जैकोबीज मेथड की ही मॉडिफाइड फॉर्म है, और ये उससे ज़्यादा फास्ट है, इसकी कन्वर्जेंस उससे ज़्यादा फास्ट है। ऑफ कोर्स फार्मूला देखने से ही आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्यों फास्ट है। भाई उधर हम ओल्ड वंस को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हमें ज़रूरत क्या है कि प्रीवियस उनको यूज़ करने की, हम जो रिसेंट वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं हम उनको यूज़ क्यों ना करें। यहाँ पे एक्स की रिसेंट वैल्यू, सिमिलरली यहाँ पे एक्स और वाई की जो रिसेंट वैल्यूज़ हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। जैकोबीज मेथड में प्रीवियस वन को यूज़ किया था हमने, तो ये यहाँ पे इसका एडवांटेज हो गया कि हमने रिसेंट वैल्यूज यूज़ की। रिसेंट वैल्यूज यूज़ करने से हमें क्या हुआ कि जो कन्वर्जेंस थी वो फास्ट हो गई, हमने कम आइट्रेशंस में जो सोल्यूशन है वो फाइंड करने को मिल गया। तो इस मेथड को इसकी कन्वर्जेंस जो है वो जैकोबीज मेथड से फास्ट है। द प्रोसेस इज कंटिन्यूड टिल द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जी आर ऑब्टेन्ड टू द डिजायर्ड एक्यूरेसी। इससे रिलेटेड जो है, जो हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने जो प्रीवियस एग्जांपल की है उसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है। इसलिए कंसीडर किया है कि हम यहाँ पे इसको कंपैरिजन भी इसका कर सकें कि उसमें हमें कितनी आइट्रेशंस करनी पड़ी थी और यहाँ पे हमें कितनी आइट्रेशंस करनी पड़ी हैं। इस सिस्टम को हमने जिस टाइम जैकोबीज मेथड से सॉल्व किया, तो जैकोबीज मेथड से सॉल्व करने के लिए इस सिस्टम को हमें 11th अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करनी पड़ी थी। 11th अप्रॉक्सीमेशन पे जाके हमें करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस इसका रूट जो है वो मिला है। जबकि यहाँ पे गॉस सीडल के लिए जिस टाइम हम इसी एग्जांपल को करेंगे तो सॉल्व करने के लिए वही सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय यूजिंग गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड सिस्टम है। तो अगेन हमने देखा कि ये डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, तो इसको डायगोनली डोमिनेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई सेकंड और थर्ड इक्वेशन को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये जो हमारे पास अब सिस्टम है, ये इसका जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनेगा वो डायगोनली डोमिनेंट होगा, इसमें कन्वर्जेंस कंडीशन होल्ड कर रही है। तो अब हम फर्स्ट इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेंगे, सेकंड इक्वेशन को y के लिए सॉल्व कर लेंगे, और जो थर्ड इक्वेशन है इसको g के लिए हम सॉल्व कर लेंगे। इसको x के लिए फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो x = 1/8 × 20 + 3y - 2z यही बन गया। y के लिए भी एज इट इज और z के लिए भी हमारे पास ये सिस्टम एज इट इज बन गया। सेम कि भाई हमें आइटरेटिव एल्गोरिथम को स्टार्ट करने के लिए y और z की इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन चाहिए, x की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो उसको हमने यूज़ नहीं करना, उसकी तो हमने रिसेंट वैल्यू को यूज़ करना है। तो y और z की जो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस हैं वो हम कंसीडर कर लेंगे 0 0 0 ही। इसके लिए भी वही है कि अगर इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन नहीं दी गई तो आप 0 0 जो है वो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर कर लो और इसको स्टार्ट कर दो आइटरेटिव एल्गोरिथम को। वी स्टार्ट फ्रॉम एन अप्रॉक्सीमेशन y0 that is equal to z0 is equal to 0 0 0 consider की initial approximation, putting these values in above system we get first approximation as x1 is equal to 1/8 into 20, क्योंकि ये बाकी तो 0 0 की वजह से 0 हो जाएंगी, तो 20/8 that is equal to 2.5, y1 is equal to 1/11 into 33 minus 4x1 plus z0। यहाँ पे अब हमने x0 की बजाय x1 यूज कर लिया और ये z0 एज इट इज, तो यहाँ पे हमारे पास ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पे x1 की वैल्यू यूज़ की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास इसकी वैल्यू 2.0909091 और g1 के लिए 1/12 into 35 - 6x1 - 3y1 इसको यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे x की रिसेंट वैल्यू यूज़ हो रही है और y की रिसेंट वैल्यू जो हमने फाइंड की है, x की रिसेंट वैल्यू वो आ गई, y की जो रिसेंट वैल्यू है वो हमने यहाँ पे यूज़ कर ली और इसको सॉल्व किया तो z1 की जो वैल्यू है डेट इज इक्वल टू 1.1439394, ये हमारे पास इसकी सोल्यूशन सेट मिल गया। z1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन मिल गई, x1 y1 और z1 की फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन फाइंड कर ली। अब इनको यूज करते हुए सेकंड अप्रॉक्सीमेशन फाइंड करेंगे। फॉर सेकंड अप्रॉक्सीमेशन x2 इज इक्वल टू 1/8 into 20 plus 3y1 minus 2z1 इसको यूज किया तो ये हमारे पास x की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन आ गई। y की सेकंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए 1/11 into 33 minus 4x2 करेंगे, यहाँ पे ये रिसेंट वैल्यू को यूज करेंगे प्लस z1 जो z की रिसेंट वैल्यू है वो कोस z1 नहीं है उसको यूज किया तो ये y की वैल्यू आ गई। z के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व किया डेट इज इक्वल टू 1/12 into 35 minus 6x2 minus 3y2 is equal to 0.9141701। ये z2 के लिए हमारे पास इसकी सेकंड अप्रॉक्सीमेशन मिल गई।
अब इस सेकंड अप्रोक्सीमेशन को यूज करेंगे तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन हम फाइंड करेंगे. थर्ड अप्रोक्सीमेशन इज x3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 20 प्लस 3y2 माइनस 2z2. y2 और z2 की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है हमने उनको यूज किया और x3 जो है वो फाइंड कर लिया. अब y के लिए x और z की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है, z और x की रिसेंट वैल्यूज x3 और z2 वो यूज किया, y3 की वैल्यू फाइंड कर ली. और z के लिए सिमिलरली हमने यहाँ पे थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास जो है z की हमने x और y की जो रिसेंट अप्रोक्सीमेशन है उनको यूज किया और z3 की वैल्यू फाइंड करी. आप ये देखो थर्ड अप्रोक्सीमेशन अभी हमने फाइंड किया है, तो थर्ड अप्रोक्सीमेशन में हमारे पास इसके लिए 0.91 दिस और ये 0.9. थर्ड अप्रोक्सीमेशन में ये एक डिजिट तक ये रिपीट हो गया, थर्ड अप्रोक्सीमेशन पे ये एक डिजिट तक रिपीट हुआ है अभी, ठीक है ना. और फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पे अगर हम देखें, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन इज x4 इज इक्वल टू दिस वन, y3 और z3 की इनिशियल जो हमने रिसेंट वैल्यूज हैं वो यूज की, तो x4 फाइंड कर लिया, y के लिए x की रिसेंट वैल्यू और z की रिसेंट वैल्यू यूज की, तो y की वैल्यू आ गई, और z के लिए x और y की जो रिसेंट वैल्यूज हैं उनको यूज किया तो z की वैल्यू हमारे पास आ गई, ये हमने फाइंड कर ली. फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन इज x5 is equal to 1/8 into 20 plus 3y4 minus 2z4 is equal to this one. y5 is equal to 1/11 into 33 minus 4x5 plus z4. x की रिसेंट वैल्यू और z की रिसेंट वैल्यू यूज की तो ये y की वैल्यू आ गई, और सिमिलरली z के लिए हमने z की रिसेंट x और y की जो रिसेंट वैल्यूज हैं उनको यूज किया. तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर हम इसको देखें, अभी फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन है, तो हमारे पास फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में 3.016 x जो है ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गया है. y के लिए अगर हम देखें 1.985 ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हो गया है. z के लिए अगर हम देखें 0.911 और ये 0.912, तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक रिपीट हुआ है. बाकी तीनों जो है वो 3 डेसिमल प्लेसेस तक बाकी दोनों रिपीट हो गए हैं. अभी हम फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में पहुंचे हैं, इससे आगे हम सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे. सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन इज x6 इज इक्वल टू दिस वन, y6 इज इक्वल टू दिस वन एंड z6 इज इक्वल टू दिस वन. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 3.01676, इसके लिए 3.0166, ये 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए रिपीट हो गया, ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए हमारे पास रिपीट हो गया, और ये जो है ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस के लिए रिपीट हो गया. जी भी 0.911 और ये भी 0.911 ये रिपीट हो गया. सिक्स्थ अप्रोक्सीमेशन में ही ये करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हमारे पास आंसर जो है वो आ गया, और उसमें हमें 11th अप्रोक्सीमेशन तक जाना पड़ा था. उसके लिए आप ये उससे इसकी कन्वर्जेंस उससे ठीक ठाक फास्ट है. इसमें जो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड की कन्वर्जेंस है उससे काफ़ी फास्ट है, क्योंकि इसमें हम रिसेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं. रिसेंट वैल्यूज़ को यूज़ करने की वजह से इनमें जो कन्वर्जेंस है वो फास्ट हो गई है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रीवियस वन यूज़ कर रहे थे. तो मेथड क्या इसका एडवांटेज ही ये है कि ये मेथड कहता ये है कि हमें ज़रूरत क्या है कि भाई इनिशियल अप्रोक्सीमेशन को यूज़ करें. हम ये जो रिसेंट बेटर अप्रोक्सीमेशन है हम इनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे. यहाँ पे x के लिए बजाय इसके कि x नॉट यूज़ करो, भाई उसकी जो बेटर अप्रोक्सीमेशन है उसको यूज़ करो. y के लिए z के लिए यहाँ पे x और y की जो आप इनिशियल अप्रोक्सीमेशन है उनको यूज़ करने की बजाय उनकी जो आपने उनसे बेटर अप्रोक्सीमेशन फाइंड कर ली हुई हैं आप उनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे. तो इनको यूज़ करते हुए हम जिस टाइम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कन्वर्जेंस जैकोबीज मेथड से फास्ट हो जाएगी. गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड की कन्वर्जेंस जो है. इसमें इस मेथड से रिलेटेड आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो भैया आप लोग. किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो भाई. चलें मैं इसकी कन्वर्जेंस फास्ट है या सेम ही है कन्वर्जेंस जैकोबी से. बच्चे उससे ठीक ठाक फास्ट है. आप देखो सेम क्वेश्चन था हमने जो किया उसमें हमें 11th अप्रोक्सीमेशन पे जाके सॉल्यूशन मिला है. इस पे हमने जो है वो 6th अप्रोक्सीमेशन पे सॉल्यूशन मिल गया. एग्जांपल सेम है, सेम क्वेश्चन है दोनों के लिए, तो इसकी कन्वर्जेंस उससे फास्ट है. जो गॉस सीडल आइटरेटिव मेथड है उसकी कन्वर्जेंस स्लो है.
और वो उसकी रीज़न भी हमें समझ में आ रही है कि इसमें हम रिसेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कन्वर्जेंस फास्ट हो रही है। कि हम ओल्ड वैल्यूज़ को यूज़ करने की ज़रूरत क्या है हमें, हम जो रिसेंट वैल्यूज़ आ रही हैं हम उनको यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह से कन्वर्जेंस फास्ट हो गई है इसमें। ओके सर। ओके जी, मैं अटेंडेंस करने लगा हूँ, थोड़ा अटेंटिव रहिएगा आप लोग। ओके, उमेर इमरान। सर प्रेजेंट। अहमद हसन। Yes, sir, present. साउद कामरान। Present, sir. फाहद इमरान। प्रेजेंट सर। फाहद इमरान प्रेजेंट है भाई? सर प्रेजेंट प्रेजेंट सर। ओके। मोहम्मद अहमद इजाज। Present, sir. मोहम्मद तलहा जावेद। प्रेजेंट सर। मोहम्मद हारिस बिन आमिर। प्रेजेंट सर। नातिक अली सैयद। Present, sir. फातिमा खान। Present, sir. अली असद। प्रेजेंट सर। सलमान नज़ीर। प्रेजेंट सर सलमान। अवैस कमर। प्रेजेंट सर। गजाला बीबी। गजाला बीबी एब्सेंट है। मोहम्मद उजैर। मोहम्मद उजैर।
मोहम्मद उजैर भी एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट है जी अनम मुजाहिद। Present, sir. अम्मार जुनेद। Present, sir. सफ़ीउर रहमान। Present, sir. ईशा आरिफ। Present, sir. अब्दुल राफे। Yes, sir. बिलावल अहमद। Present, sir. मोहम्मद आलियान। Present, sir. Muhammad Ali. ओके जी जी। मोहम्मद साद जमील। Present, sir. अब्दुल हन्नान। Present, sir. हिसान अली शाह। हिसान अली शाह एब्सेंट है। दानिश खान। दानिश खान प्रेजेंट है भाई। Yes, sir. Danish Khan present. ओके। एहतिसामुल हक। एहतिसामुल हक एब्सेंट है। मरियम अली। Present, sir. हाशिर बिन शकील। Present, sir. सैयद बाबर तमीज। Present, sir. हामिद अयूब। Present, sir. हसन खालिद भट्ट। हसन खालिद Yes, sir. प्रेजेंट है। हसन खालिद। एक दफा बीच में आवाज आई है बच्चे, क्लियर नहीं हो रहा। हसन खालिद प्रेजेंट है। सर आवाज आई थी, शायद प्रेजेंट हो। ओके चल। फातिमा खालिद। Present, sir. हमजा अमजद। Present, sir. अब्दुल्ला शेख। Present, sir. सरमद। Present, sir. मोहम्मद मुबीन। Yes, sir.
मोहम्मद उमर फारूक, Yes, sir. जैद वाजिद, Present, sir. रामिश आमर, Present, sir. रामिश आमर प्रेजेंट है? ओके हाँ ठीक हो गया। फैजान रियासत, Present, sir. अंबर आरिफ, Present, sir. लारेब अर्जमंद, Present, sir. अब्दुल बासित चिश्ती, अब्दुल बासित एब्सेंट है। अब्दुल बासित, एहसान अली, Sir, SN Ali present. सॉरी एहसान अली है जी जी प्रेजेंट ओके। माज बिन ताहिर, Present, sir. आयशा सिद्दीका, Present, sir. हसन जावेद, Present, sir. मोहम्मद अहरार अहमद, Present, sir. ये जो एब्सेंट है स्टूडेंट्स ये सुन लो भैया एक दफ़ा नाम अपना ज़रा। अब्दुल बासित चिश्ती ये एब्सेंट है, और इसके बाद जो है एतसामुल हक ये एब्सेंट है, और एतसामुल हक के बाद जो है हिसान अली शाह ये एब्सेंट है। हिसान अली शाह के बाद है मोहम्मद उजैर एब्सेंट है, एंड गजाला बीबी एब्सेंट है। Sir, Gusala तो present है। अच्छा गजाला प्रेजेंट है, ठीक हो गया। उसके बाद जो है एब्सेंट में जी बाकी ठीक है, ये स्टूडेंट एब्सेंट हैं ये जो बोले हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।
सर इसान अली प्रेजेंट है, वो कनेक्शन इशू था। जी बच्चे, आपका मैसेज रिसीव हो गया, बस मैं करने लगा हूँ आपकी प्रेजेंट। सर बहुत शुक्रिया।